जय हिंद साथियों, मैं विजेता राजेश आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 10th का हिंदी मीडियम से साइंस बुक को अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हम लोग लेक्चर नंबर 1 में देख चुके थे कि साइंस आखिर होता क्या है। इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग जान चुके थे। साइंस में हमारा जो कितना कितना क्लास 10th में सिलेबस रखा गया और कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर हमारा केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कौन कौन सा चैप्टर हमारे फिजिक्स के अंतर्गत आता है और कौन कौन सा चैप्टर हमारे बायोलॉजी के अंतर्गत आता था। आखिर साइंस सिलेबस हमें कितना कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, वन चैप्टर में कौन सा है, कितना क्या नाम है उसका, ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अभी इसके बारे में हम तो इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज हाँ जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हम लोग इंग्लिश को भी लेकर थोड़ा चलेंगे, चिंता नहीं लेना है। अभी फिलहाल हम लोग हिंदी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 1 का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर 2 आता है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण। चैप्टर नंबर 3 में आता है धातु एवं अधातु। चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में आता है कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके इसके यौगिक। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। ऐसे तो ये न्यू सिलेबस के अनुसार चल रहा है, ठीक है, पुराने सिलेबस के अनुसार चले। तो चैप्टर 4 में आपका था क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सी आपको बातें करनी थी, ठीक है। नहीं शायद चैप्टर 4 में ये तो था, लेकिन हाँ 5 चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करना था, ठीक है। लेकिन हाँ अब 5 चैप्टर से पीरियोडिक टेबल को हमें हटा करके अब क्या कर दिया गया, 5 चैप्टर में हमें 6 चैप्टर वाले बात करना होता है। जो 6 चैप्टर में हमें पढ़ना होता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। चैप्टर जो 7 में आता था नियंत्रण एवं समन्वय, जो अब आकर के आ गया है 6 चैप्टर। तो चैप्टर 6 का नाम क्या हो जाएगा, नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर 7 में चलते हैं। चैप्टर 7 का नाम क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, हमें भी कंफर्म याद नहीं है। चैप्टर 7 का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, जो कि चैप्टर 8 में था। जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर 8 में चले तो चैप्टर 8 में आ जाता है अनुवांशिकता। अनुवांशिक। चैप्टर 9 में चले तो चैप्टर 9 में आ जाता है आपका प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। शायद कंफर्म नहीं है लेकिन देखो, हाँ चैप्टर 9 में आ जाता है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। और चैप्टर 10 का बात करें, चैप्टर 10 में आ जाता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार। अब यहाँ तक तो थोड़ा सा रटना मुश्किल है, इसी कारण थोड़ा सा इधर हम लोग चल लेते हैं, ठीक है। 10 के बाद ज्यादा चैप्टर नहीं बचा है। 10 के बाद चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का नाम है प्रकाश, जिसे हम लोग इंग्लिश में लाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चैप्टर 12 की बात करें तो चैप्टर 12 का नाम है विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव।
विद्युत चुम्बकीय एवं विद्युत धारा एवं चुम्बकीय प्रभाव। चैप्टर 12 का नाम है विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। और चैप्टर 13 का बात करें तो लास्ट चैप्टर हो जाता है। चैप्टर 13 का नाम है हमारा पर्यावरण। ये हमारा होता है क्लास 10 का चैप्टर 13 हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो पिछले यदि पहले के सिलेबस के अनुसार चले तो हमारे बुक में क्लास 10 का जो साइंस बुक है उसमें 16 चैप्टर था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया है कि जल्दी में जो था कि मतलब 3 चैप्टर रिड्यूस कर दिया है, 16 से 13 हो चुका है। अब हम जान रहे हैं कि आखिर यहाँ से कौन कौन सा केमिस्ट्री है के अंतर्गत आता है, कितने चैप्टर फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, कौन से चैप्टर बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, थोड़ा सा हम लोग टिक कर लेते हैं। जो चैप्टर 1 से 4 तक है, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक ये आता है केमिस्ट्री के अंतर्गत। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। तीसरा चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। और चौथा चैप्टर का नाम है कार्बन एवं यौगिक। इसके बारे में मुख्य रूप से हमको मैटर के बारे में पढ़ना होता है कि आखिर पदार्थ होता है कि जो कि आप लोग क्लास 9 में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, उसके अंतर्गत कितने सारे कण होते हैं, तो अनगिनत होते हैं, जो कि गणना संभव भी नहीं होता है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच क्या क्या गुण पाए जाते हैं, कितनी ऊर्जा होती है, कितनी ऊर्जा नहीं होती, कितनी दूरी पर रहते हैं, कौन से पदार्थ, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ, ये सब आप लोग पढ़ कर आ चुके हैं। इतने चैप्टर में हमें निम्न रूप से हमें क्या पढ़ना है, पदार्थ के बारे में करना है। ये जो 4 चैप्टर है 1 2 3 4 ये चारों चैप्टर आता है केमिस्ट्री के अंदर। थोड़ा सा इधर लिखते हैं CHEMISTRY केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 5 चैप्टर से, जो कि 5 चैप्टर का नाम है जय प्रकर्म और चैप्टर 6 का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर 7 का नाम है जीव जन्म कैसे करते हैं और चैप्टर 8 का नाम है आनुवंशिकता। तो ये भी 4 चैप्टर किसके अंतर्गत आता है, नाम से पता चल रहा है जीवों के बारे में बात करना है। जीव क्या होते हैं, सजीव होते हैं ना, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, इसके अंतर्गत इससे जो 4 चैप्टर है ना, ये चारों चैप्टर आता है बायोलॉजी का, BIOLOGY। क्योंकि अभी तुरंत हम जाने कि आखिर बायोलॉजी किसका ब्रांच था, फिजिक्स किसका ब्रांच था, केमिस्ट्री ब्रांच किसका था, ये सब जान चुके हैं, ठीक है। ये 4 चैप्टर बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अब आगे जो बच गया चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, ये भी 4 चैप्टर, ये चारों चैप्टर आता है फिजिक्स के अंदर। ये चारों चैप्टर आते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और बाकी जो एक बच गया हमारा पर्यावरण एक अलग तरीका से आता है, ठीक है। ये हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता, इसे हमें अलग तरीका से पढ़ना पड़ता है। पर्यावरण एक प्रकार का सब्जेक्ट होता है, उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक जान चुके हैं कि हमारा सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है और कितना चैप्टर रिड्यूस किया है, कितना चैप्टर रिड्यूस नहीं किया है, कौन कौन सा चैप्टर किसके अंतर्गत आता है, कौन सा चैप्टर फिजिक्स के अंतर्गत आता है, तो कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो कौन सा चैप्टर बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 1 से 4 चैप्टर तक जो आपका चैप्टर का नाम है वो सब केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, हाँ। और 5 से लेकर के 8 चैप्टर तक, 5 से लेकर 8 चैप्टर तक, यानी इधर भी 4 चैप्टर हो गया, ठीक है। 4 चैप्टर इधर भी किसके अंतर्गत आता है, बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। और फिर जो लास्ट चैप्टर बच गया 9 से लेकर के 12 तक, ये 9 से लेकर 12 तक आता है फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो 4 चैप्टर सिंपल सा दे दिया है कि 4 आप केमिस्ट्री में पढ़ना है, 4 बायोलॉजी में पढ़ना है, 4 फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। करेंगे कि आखिर 1 चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आखिर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता क्या है, आज इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाया हुआ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में भी कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए तो बिना समय बर्बाद किए आइए स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक का नाम है हमारा 1 चैप्टर का कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता क्या है, तो इसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर क्लास 9 में कुछ बातें आपको पढ़ाया गया होगा। मैटर यानी मैटर होता है पदार्थ, ईंधन इनर्जिक पदार्थ के बारे में बात करेंगे, चैप्टर में नहीं है लेकिन हाँ इसे भी लेकर चलेंगे ताकि आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में अच्छी तरह समझ आए, ठीक है। तो सबसे पहली बात है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 का ही नाम था पदार्थ, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते थे मैटर। मैटर होता क्या है, मैटर किसके बारे में था, आखिर मैटर किसे कहते हैं या किससे मिलकर बना होता था, ये सब अच्छी तरह से 9 क्लास में चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा दिया गया था। इसी का बोला जाता है थोड़ा सा पीछे का यदि रिविजन रहे ना तो आगे पढ़ने का कुछ
जज्बा ही मतलब अलग रहता है। समझने के बाद क्या होता है कि पढ़ाई में भी अच्छी तरह से मन लगती है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में सिंपल सा पदार्थ के बारे में बात किया गया था, ठीक है। क्लास 9 के बारे में, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। इसमें रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, तो हमें मैटर के बारे में इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे। अभिक्रिया मतलब होता है रिएक्शन करवाना, ठीक है। तो आखिर रिएक्शन करवाएंगे तो किनके बीच में करवाएंगे? पदार्थ के बीच में ही रिएक्शन होगा। इसी कारण से हमें पदार्थ के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। हाँ, यदि आप 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लिए तो इसे पढ़ने की आवश्यकता कतई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसे थोड़ा सा हम लोग लेकर चलेंगे ताकि हाँ थोड़ा सा इसे भी समझने में हमें आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पदार्थ होता क्या है, ठीक है। ये सब की बात करेंगे, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, बस इसके बाद हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पहला टॉपिक हम लोग आते हैं पदार्थ, जिसे हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर होता क्या है? आखिर बात करेंगे पदार्थ, पदार्थ को मैटर या सबस्टांस भी कह सकते हैं, सिंपल सी। तो आखिर ये होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि इस धरातल पर उपस्थित कोई भी ऐसी वस्तु है जिनमें द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान होगा तो वह क्या करेगा? जगह घेरेगा, ठीक है। तो क्लास 9th में आप शायद कभी भी तो सुने होंगे पदार्थ के बारे में ऐसा, कोई भी ऐसी वस्तु है जिनमें द्रव्यमान होता है वह जगह घेरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिफिनेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? इस धरातल पर उपस्थित, धरातल मतलब कि पृथ्वी, धरातल पर उपस्थित वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वे कुछ जगह को घेरा करते हैं, घेरा करते हैं तथा इनमें अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये बातें कतई समझ में नहीं आए, वो समझाएंगे। अवरोध, अवरोध समझ में आए तो ब्रैकेट करके लिखना रुकावट, रुकावट यानी अवरोध यानी रुकावट उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उत्पन्न करने की क्षमता होती है, क्षमता होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही पदार्थ के नाम से जानते हैं, पदार्थ के नाम से जानते हैं या पदार्थ कहते हैं, सिंपल सा भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में जैसे कि हम लिख रहे हैं मार्कर, तो मार्कर भी एक प्रकार का पदार्थ हो चुका है। मार्कर, हवा, पानी, पत्थर इत्यादि लिख सकते हैं। यहाँ बोल ही दिया है पदार्थ का यदि डिफिनेशन जाने तो पदार्थ का डिफिनेशन में क्या बोला? इस धरातल यानी पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर उपस्थित हुए सभी वस्तुएं, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जिसे हम लोग पदार्थ नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पे जितना भी सब वस्तु है ना, सभी वस्तु को हम एक तरह से पदार्थ बोल सकते हैं, बिकॉज इसलिए कि इस धरातल पर उपस्थित हुए सभी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान मतलब कि मास, कुछ न कुछ उसमें वजन होना चाहिए, ठीक है। और वे कुछ स्थान घेरते हैं, तो नॉर्मल सी बात है ना कि किसी में यदि द्रव्यमान होगा तो वह तो स्थान घेरेगा, सिंपल सी बात है। द्रव्यमान होती है तथा वे स्थान घेरते हैं। और तीसरी बात है ये नहीं समझ में आया हो कि अवरोध क्या होता है, रुकावट क्या होता है। रुकावट एक प्रकार की होता है कि जो हमें रोकता है, मतलब कि आप किसी भी वस्तु को उठाने का प्रयास कीजिएगा तो क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आपको वह वस्तु क्या कर रहा है? रोक रहा है, मतलब कि आपको चाहता है वस्तु कि आप हमारे मतलब उठाए, ठीक है। वो वस्तु चाहता है कि हम जैसे स्थिति में वैसे स्थिति में वैसा रहे, क्योंकि क्लास 9th में एक नियम था, जैसे कि गति का था, उस चैप्टर में था। उसमें एक नियम था जड़त्व का नियम, ठीक है। उसमें बताया गया था क्या कि कोई भी वस्तु हमेशा अपनी अवस्था में बनाए रखना चाहती है, ठीक है। मतलब कि वह वस्तु जिस अवस्था में रहती है ना,
हमेशा उसी अवस्था में रहना चाहती है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु इसमें द्रव्यमान होगा वह स्थान घेरेगी, तो वह हमेशा चाहेगी हम उसी अवस्था में रहें। तो आप यदि उसे बल लगा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले भी जाना चाहोगे ना, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। वही होता अवरोध उत्पन्न करना, मतलब कि रुकावट करेगा, बोलेगा कि नहीं हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक न ले जाया जाए, हम जैसे ही हैं वैसे ही स्थिति में रहे, ठीक है। तो ये होता है पदार्थ का गुण, पदार्थ का डिफिनेशन। कि आखिर इस धरातल पर उपस्थित सभी वस्तुएं इनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होती है, वे क्या करेगी, रुकावट उत्पन्न करेगी, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सा पदार्थ के नाम से भी जान सकते हैं। अब जानते हैं आखिर पदार्थ तो हम लोग पढ़ लिए ना, अब जानते हैं थोड़ा सा परिवर्तन के बारे में, क्या परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा परिवर्तन को जानने के बारे में हमें यह लग रहा है कि आखिर परिवर्तन को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो इसके बारे में इसलिए पढ़े कि देखिए, अब पदार्थ मेरे पास ऐसा भी तो हो सकता है, ठोस द्रव या तो गैस, कुछ भी अवस्था में रह सकता है। तो पदार्थ अपने अवस्था को बदलते रहता है, जैसे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे, तो ऐसा होगा कि हमने ठोस पदार्थ लिया था और रिएक्शन के बाद द्रव पदार्थ बन गया। ऐसा होगा कि द्रव पदार्थ लिए थे, रिएक्शन के बाद हो गया कि द्रव गैस पदार्थ बन गया, या तो ठोस पदार्थ बन गया। तो यह एक प्रकार का परिवर्तन होता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, परिवर्तन होता है, तो इसे भी थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। परिवर्तन, परिवर्तन इंग्लिश में कहा है चेंज। चेंज को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को अपनी अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने की प्रक्रिया, यानी बदलना ही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन हो सकता है, किसी भी वस्तु को अपने मूल अवस्था से, मूल अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना, दूसरे अवस्था में बदलना, बदलना ही परिवर्तन कहलाता है। अब ध्यान से थोड़ा समझिए, परिवर्तन भी यदि आगे पढ़े तो परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है। ऐसा देखिए कि आप यदि किसी वस्तु को एक अपनी अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलते हैं, तो दो रूप से बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझा जाए, यदि आप बर्फ को पिघलाते हैं, तो पिघलाने के बाद क्या होता है कि वह पानी बन जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि पानी पुनः क्या हो जाए, बर्फ बन जाए। यदि हम मोमबत्ती को जलाते हैं, तो मोम क्या होता है, पिघल करके मोम बन जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो होगा ना कि हाँ, जब जल रहा था तो वह द्रव अवस्था में था, लेकिन हाँ जब उसे छोड़ दिया जाए तो ठंडक मिलेगा, तो वह क्या हो जाएगा, फिर से अपनी अवस्था में आ जाएगा। और एक ऐसा होता है कि आप जैसे कि कागज जला रहे हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होते हैं ना, जिन्हें अवस्था परिवर्तन करने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे कि कागज को जला दिए, तो कागज जलने के बाद क्या बन जाता है, राख बन जाता है। जो राख को आप पुनः चाह करके भी कागज नहीं बना सकते। तो परिवर्तन तो पड़े, लेकिन परिवर्तन ऐसा भी तो हो रहा है कि दो तरह से हो रहा है, एक कि हमेशा के लिए बदल जा रहा है, एक हो रहा है कि नहीं कुछ समय के लिए बदला, पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। इस आधार पर यदि मैं परिवर्तन की बात करूँ, तो परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, बस पदार्थ के बारे में डिफिनेशन सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद जस्ट हम लोग तुरंत आ जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, ठीक है। तो पहले इतना नोट कीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं इसमें। देखते हैं इरेज का, तो अब अगला टॉपिक आता है परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन के प्रकार, आखिर परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, इसे इंग्लिश में कहे तो टाइप्स ऑफ चेंज, कैसे, टाइप्स ऑफ चेंज।
ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जैसे अभी बताया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमेशा के लिए बदल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए बदलते हैं। तो इस आधार पर पदार्थ के परिवर्तन को दो प्रकार में बांटा गया। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज इंग्लिश में, फिजिकल चेंज। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद दूसरा भी प्रकार होता है वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले जानते हैं भौतिक परिवर्तन को क्या होता है। भौतिक परिवर्तन को डिफाइन करें तो ऐसा होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रंग, आकार एवं आकृति कुछ ही समय के लिए बदलता है तथा वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक। तो देखिए सिंपल सा, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रंग, रूप एवं आकृति कुछ ही समय के लिए बदलती है, कुछ ही समय के लिए तथा पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, उसे ही हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अगर लिखना जरूरी नहीं है कि उसे ही हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, बच्चों का खेल हो गया, ठीक है। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रंग, रूप एवं आकृति कुछ ही समय के लिए बदलता है तथा पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब बात रहा कि एग्जाम्पल ऐसा क्या क्या हो सकता है कि हाँ, पुनः अपनी अवस्था चेंज करने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझे तो देखिए, पानी से बर्फ का बनना, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, मोम का जलना, मोम का पिघलना भी, पिघलना इत्यादि। ऐसा और भी सोच सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें, जैसे देखिए पानी को बर्फ बनाए तो बर्फ बनाने के बाद यदि पानी बर्फ को छोड़ दिया जाए तो पुनः अपनी कौन सी अवस्था में आ जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि चेंज तो किए लेकिन कुछ ही समय के हुआ पुनः अपनी अवस्था में आ गया। मोम को आप पिघलाए तो पिघलते समय क्या था, द्रव अवस्था में हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जैसे हिट किए तो उस समय द्रव अवस्था बदल गया, लेकिन पुनः अपनी अवस्था में आ गया, पुनः अपनी ठोस अवस्था में बदल जाएगा जब उसे आप हीटिंग करना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये कुछ समय के लिए बदलता है, ऐसे परिवर्तन को हम लोग नाम देते हैं भौतिक परिवर्तन। अब जस्ट इसका विपरीत हो जाता है रासायनिक परिवर्तन, कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसे भी थोड़ा सा तुरंत से पढ़ लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल चेंज। अब इसका भी डिफिनेशन लिखना चाहे तो नॉर्मल सा हो सकता है, जिस तरह से इसमें लिखे वैसा इसमें भी लिख सकते हैं। हो सकता है तो परिभाषा अपने से लिखा जाए ताकि हाँ, हमें याद करने में परेशानी ना हो, समझ करके यदि लिखे तो हमें याद करने की तो आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी कारण से प्रयास किया जाए तो अपने से परिभाषा हो सकता है तो लिखा जाए, बिकॉज हाँ, देख कर लिखने के बाद होता है कि हमें याद करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि हम देख करके ना लिखे, खुद से सोच करके लिखे, नॉर्मल से हिंदी की बातें हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो फिर याद करने का फंडामेंटल ही हट जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रंग, रूप और आकृति कुछ समय के लिए नहीं, मतलब हमेशा के लिए बदल जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। लिखे, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रंग, रूप एवं आकृति हमेशा के लिए बदल जाता है, बदल जाता है।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा गर्मी लग रहा है ज्यादा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऐसा भी एग्जाम्पल आप लोग फिर से सोच सकते हैं, जैसे कि कागज का जलना हो गया, किसी भी वस्तु का जलना, जलने के बाद क्या हम आप उस वस्तु को पुनः चाह करके उस अवस्था में नहीं ला सकते। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना इत्यादि। ये सब ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का रंग जो आकृति बदल जाता है, और बदलता है तो हमेशा के लिए बदलता है, ऐसा नहीं होता कि पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। ठीक है, जैसे ये कागज पहले कैसा था, यदि जलाया तो जलाने के बाद राख हो जाएगा, राख तो पुनः कागज नहीं बन सकता। इसी प्रकार से लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी पहले जैसा था, जलाने के बाद ऐसा होगा कि जलने के बाद कुछ हमें पदार्थ प्राप्त होगा, उस पदार्थ से हम पुनः लकड़ी नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार से लोहे में जंग लगना, देखे हो कि लोहा में जंग लगता है तो क्या पुनः अपने आप ऐसा होता है कि पुनः से लोहा ठीक हो जाता है, क्या नहीं ना। तो ये सब परिवर्तन होता है कि हमेशा के लिए बदल जाता है, इसी कारण से नाम दिया था रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक मतलब हमेशा के लिए, केमिकल चेंज हो जाता है, केमिकल चेंज मतलब हमेशा के लिए बदल जाता है। ठीक है, ये था नॉर्मल, ये था नॉर्मल की नॉर्मल सी पदार्थ के बारे में बातें और पदार्थ का परिवर्तन भी समझिए। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन समीकरण के बारे में, जो हमारे टॉपिक में हमारे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ये सब नॉर्मली न भी पढ़े तो कोई बात नहीं है, बिकॉज ये क्लास 9 में ही आपको पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि हाँ, जो अगला टॉपिक आ रहा है उसे हमें समझने में बहुत आसान होगा। ठीक है, तो पहले इतना लिखे, इसके बाद आगे हम